हेलो दोस्तों, मैं संजीव। हम आज बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हम पिछले साल आए हुए क्वेश्चन के ऊपर भी जिक्र करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसकी संभावना है कि एग्ज़ाम में आएगी। तो कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हो? मॉडर्न हिस्ट्री हर जगह पूछा जाता है, आपको पता होगा। मात्र 20 क्वेश्चन ही है, तो तेज़ी से हम इसको लगाते हैं और देखते हैं आपका कितना स्कोर सही रहने वाला है। निगेटिव 1/3 रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। आंसर अच्छे से देना, आराम से देना। अगर टाइम चाहिए तो पॉज कर लेना वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल का युद्ध। इस समय गवर्नर कौन थे? तो प्लासी का युद्ध 57 में हुआ है, ठीक है। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध के समय बेंसी टाठी थे और बंगाल का युद्ध किसके साथ समय में हुआ था? तो कर्टियर के समय में, यानी ये पहले से मिला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, आप ये बताना कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था और प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप जरा कमेंट में करना। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगाया गया था द्वैध शासन। कब से कब तक था? आंसर करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये द्वैध शासन आया कैसे था? तो आपको पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। और बक्सर के युद्ध में कौन थे? तो एक तरफ तो थे हेक्टर मुनरो, है ना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले थे हेक्टर मुनरो। और इधर था संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन थे? तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की सेना संयुक्त रूप से लड़ती है हेक्टर मुनरो के साथ और संयुक्त सेना पराजित हो जाती है। पराजित होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। एक 12 अगस्त 1765 को होती है और एक होता है 16 अगस्त 1765 को। और इसी के दौरान बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया जाता है। एक होता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और एक होता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो आई होप ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल होगा। लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार सबसे पहले कौन किया था? ऑप्शन है अवध, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के निजाम नवाब या मैसूर के राजा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। अब सहायक संधि में कौन कौन किस समय सहायक संधि के तहत क्षेत्र को मिलाया गया था, देखते हैं। बात करते हैं सहायक संधि के बारे में। तो सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद शामिल हुआ, इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार यानी भोसले और ग्वालियर। ग्वालियर सबसे अंतिम में मिलाया गया था सहायक संधि के जरिए। एक सहायक संधि था और एक राज हड़प नीति था। सहायक संधि के तहत क्षेत्र को मित्र बनाया गया और राज हड़प नीति के तहत उसके क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, है ना। तो ये जो सीक्वेंस है आप याद रखिएगा। कभी कभी ये भी आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे राज्य थे जो सहायक संधि में शामिल नहीं हुए थे, है ना। ऐसा क्वेश्चन शायद आगे मिल जाए आपको। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो ये जो क्वेश्चन है ना, गवर्नर जनरल या वायसराय, सबसे पहले गवर्नर का पद क्रिएट हुआ था 1772 में, वो भी बंगाल का गवर्नर, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1772 में आया और बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट किया गया। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और उस पद को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि महाराष्ट्र, मद्रास को संयुक्त रूप से बंगाल के क्षेत्र में शामिल कर दिया गया और एक व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। लेकिन बैटल ऑफ 1857 का विद्रोह होता है और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और भारत का वायसराय का पद क्रिएट किया गया। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब थे। आगे चलते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा
कंपनी के शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करना कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था। अच्छे से क्वेश्चन सुन लेना, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी। तो पहले बात तो यही आ जाता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितने हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 हुए थे। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली मारे जाते हैं और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा जाएगा और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तो अगर हम बात करें तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का तो ये हुआ था 1792 में समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। और इस पे हस्ताक्षर करने वाले के कौन थे, तो अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और टीपू सुल्तान के साथ साथ कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, तो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। टीपू सुल्तान हार गए थे और उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट, राजहड़प नीति के द्वारा किस क्षेत्र को राजहड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, ये बात किया जा रहा है। तो राजहड़प नीति कौन लाया है, लॉर्ड कैनिंग साहब लाए हैं। और राजहड़प नीति लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल अगर देखें तो 1848 से लेके 1856 एडी के आसपास था। सबसे पहले सतारा को मिलाया जाएगा और सबसे लास्ट में अवध को मिलाया जाएगा। कुशासन के आरोप लगाकर अवध को सबसे अंतिम में मिलाया जाएगा। तो राजहड़प नीति लॉर्ड डलहौजी लाए थे। राजहड़प नीति के तहत सतारा को पहली बार मिलाया गया, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध को विलय किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। राजहड़प नीति क्या थी, तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें इस क्षेत्र के राजा का अगर उत्तराधिकारी अपना नहीं होता था यानी अपना संतान, तो गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के जरिए और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। चूंकि अवध के ढेर सारे उत्तराधिकारी थे, इसीलिए अवध पे कुशासन का आरोप लगाया कि आपसे अवध का क्षेत्र अच्छे से चल नहीं रहा, इसलिए हम अवध को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहीं पे झांसी की रानी आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। यहाँ पे नागपुर में हमारे कौन रहते हैं, तात्या टोपे साहब आते हैं, आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। सिख गुरु के बारे में बात करें तो पहले सिख गुरु कौन थे, नानक साहब थे, गुरु नानक। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, आप लोग को पता होगा, है ना। तलवंडी यानी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब जो ही पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और अंतिम के बारे में बात करें तो गोविंद सिंह थे अंतिम। ठीक है, गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 में। जफरनामा लिखने वाले गुरु गोविंद साहब थे, ठीक है ना, गुरु गोविंद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी राजहड़प की नीति लाते हैं और इसी ने सबसे पहले डाक व्यवस्था को शुरू किया था। आगे चलते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक पहले गुरु हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं गुरु अंगद, इसके बाद आएंगे अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, है ना। इस तरीके से सीक्वेंस में 10 के 10 चलते हैं। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था। 1757 कौन सा युद्ध है ये प्लासी का युद्ध है ना, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का शासक सिराजुद्दौला था और अंग्रेज के तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज के तरफ से सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं। सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर कासिम, जो सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है और क्लाइव के साथ जाकर मिल जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। और मीर कासिम का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है मीरन। मीरन के इशारे पर मुहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। यहाँ पे सिराजुद्दौला है, लेकिन बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला आता है, तो ये बातें अच्छे से याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? आ गया ना, वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था, तो हस्ताक्षर करने वाले क्षेत्र कौन थे? तो हैदराबाद तो प्रथम ही था, हमारा अवध का क्षेत्र भी था और मैसूर का क्षेत्र भी था। तो नहीं कौन था? तो हो जाएगा बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन अच्छे से लगाना, निगेटिव 1/3 है तो ध्यान से। दरोगा में अब 1/4 कर दिया गया है, पहले 1/10 था और सीजीएल में भी 1/4 है, तो अच्छे से जीके को हल्के में नहीं लेने का। हाँ, अच्छा लाइक भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का सही कालक्रम बताइए? सिख गुरु को सीक्वेंस में सजाना है, तो अगर आपको सजाना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं यहाँ आंसर दे दे रहा हूँ। पहले सिख गुरु थे हमारे गुरु नानक, दूसरे अंगद हैं, यहाँ पे नानक नहीं दिखे, पहले में दिखे, दूसरे अंगद दिखे। तीसरे हमारे थे अमरदास, लेकिन यहाँ पे अर्जुन देव दिया है जो 5 में थे, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, ये पहले से ख़त्म। यहाँ पे नानक के बाद रामदास आ गया, ये भी ख़त्म। पहले आते हैं गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव और छठे तेग बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हर किशन आएंगे, हर राय आएंगे, गुरु तेग बहादुर आएंगे और गुरु गोविंद सिंह आएंगे। सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छे से लगा लिए होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था सुगौली की संधि। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपके सामने दिख जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एग्जाम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य पे कब्जा कर लिया गया था? यानी हड़प नीति के तहत उसे मिलाया नहीं गया था, जबरदस्ती उसे कब्जे में ले लिया गया था। अवध का क्षेत्र था, है ना। अच्छा, कौन कौन क्षेत्र है, कौन कौन है? तो झांसी था, नागपुर था, ट्रवनकोर नहीं था। झांसी, नागपुर, सतारा ये थे। ठीक है, झांसी, नागपुर, मैसूर यहाँ पे नहीं है और भावनगर यहाँ पे नहीं होगा। तो सतारा पहला था, झांसी मिलाया जाता है 1853 में और नागपुर मिलाया जाता है 1854 में, जबकि सतारा मिलाया जाता है 1848 में। हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था और सबसे अंतिम में अवध को मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में। नेक्स्ट, ठगी प्रथा को उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे जिसने ठगी प्रथा का अंत किया था? तो ठगी प्रथा का अंत करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब थोड़ा सा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जो 28 से 35 तक भारत में शासन किया था। सामाजिक सुधार के तहत उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया था। कानून 17 के तहत सती प्रथा पर बैन किया गया था राजा मनमोहन राय की मदद से। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने ठगी प्रथा का अंत कब किया है? 1830 में। अच्छे से इस बात को याद रखिएगा कि ठगी प्रथा का अंत कब किया है और सती प्रथा का अंत इन्होंने कब किया है। शैक्षणिक सुधार 1835 में आया था, जिसमें शिक्षा का आधार क्या माना गया? अंग्रेजी को माना गया। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। सरकारी सुधार अगर देखें तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बात आपको स्टार्टिंग में बताया था। 1833 चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? मद्रास और मुंबई के क्षेत्र को बंगाल के क्षेत्र के तहत मिला दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वो बंगाल और मद्रास पे भी उसकी सीमा क्षेत्र उसके अंदर में आ गई थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक योग्यता के आधार पर सिविल सेवा की परीक्षा शुरू कर दी गई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही भारत में सबसे पहली सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की गई थी और ये हमारे संविधान में इंग्लैंड से ये व्यवस्था ली गई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 16, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्यों? स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। मैं आंसर लगा दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। 1857 का विद्रोह होता है, बंगाल का क्षेत्र में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेता है। लेकिन फिर भी इसके बाद बक्सर का युद्ध होगा, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और जब बक्सर का युद्ध होगा तो पूरा का पूरा भारत ब्रिटिश के कब्जे में चला जाएगा और ब्रिटिश एकाधिकार करने लगेंगे और बंगाल पे द्वैत शासन लागू कर दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ब्रिटिश भी चाहते थी कि शिक्षा मिले। आज के समय में तो शिक्षा पे 18% टैक्स है। भारत का दूसरा हाईएस्ट टैक्स पे कर रहा है ना, 28%, 18%, 12% और 5%। टैक्स का यही स्लैब है ना जीएसटी का, 18% शिक्षा पे टैक्स लगता है। और लोग कहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो भारत का। ठीक है, बीमार अवस्था में चल रहा है भारत का शिक्षा व्यवस्था। खैर, ब्रिटिश सरकार भारत को चाहता था कि भारतीय शिक्षित हो जाए। इसका कारण क्या था? तो वो अपने लिए ही चाहते थे, भारतीय लोगों के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन अपने लिए ही चाहते थे, शिक्षित तो करना चाहते थे ना। और बहुत सारे सुधार का काम ब्रिटिश किया भी था, जैसे सती प्रथा का अंत देखे, बाल विवाह का अंत किया था, ठगी प्रथा का अंत किया था, बलि हत्या पर रोक लगाया था। ये सारी कुप्रथाएं ब्रिटिश ने समाप्त की थी भारत में। ठीक है, वो चाहते थे क्या? अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को मजबूत करने के लिए चाहते थे कि भारतीय शिक्षित हो सके, ताकि उनके सहयोग में वो उनके बढ़ावे में मदद कर सके भारतीय। नेक्स्ट, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? कुशासन का आरोप लगाकर। डलहौजी यानी राज झड़प नीति के बारे में बात कर रहा है। तो कुशासन का आरोप सुबह से हम बताते आ रहे हैं, सुबह इन द सेंस जब से मैं ये वीडियो स्टार्ट किया हूँ तब से बताते आ रहा हूँ कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया था। कब? 1856 में, याद रखना है। नेक्स्ट, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को समाप्त करने वाला कौन व्यक्ति था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड रिपन? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, अगर बात करें द्वैत शासन के बारे में, तो द्वैत शासन की शुरुआत, द्वैत शासन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? कर्टियस को। बहुत बार पूछा गया है कि द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुआ था। दीवानी निजाम कार्य में निष्पादन किया गया। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक रहा था। ठीक है, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय संधि करते हैं और 16 अगस्त 1765 को हमारे कौन करते हैं? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला भी संधि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली का नेतृत्व करने वाला कौन था? ये आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आई होप इसका आंसर आप सही दे पाइएगा। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से 20 क्वेश्चन के साथ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ, आई होप कि आप उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।